सभी के प्यारे विद्यार्थियों, हम यूनिट 1 आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें अब केवल एक ही टॉपिक बचा है लास्ट, एक ये मोलन से थोड़ा सा, और उसके बाद इसमें नॉर्मलता है। नॉर्मलता पढ़ने से पहले हमें तुल्यांकी भार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम ये एक छोटा सा टॉपिक और है। इसमें मैंने आपको मोललता तक पढ़ा दिया था। अगला टॉपिक है मोललता से अगला मोलंस या मोल प्रभाज, मोलर फ्रैक्शन। तो ये क्या होता है? बहुत आसान है, ये आपके लिए बिल्कुल नया है, 10th में इससे संबंधित कोई टॉपिक नहीं था। तो मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक का मोल अंश विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक का मोल अंश विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अगर हम किसी भी घटक का मोल अंश निकाल रहे हैं, अब आप जानते हैं विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो यदि हम विलेय का मोल अंश निकाल रहे तो विलेय के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या, और यदि हम विलायक का मोल अंश निकाल रहे तो विलायक के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या जो है उसके मोल अंश को बताएगी। तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक का मोल अंश विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब मान लीजिए विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n है, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है। विलयन में कुल मोलों की संख्या बराबर होगी स्मॉल n प्लस कैपिटल N। विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N, तो दोनों की कुल मोलों की संख्या क्या हो गई? विलेय प्लस विलायक स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब मान लीजिए आपको विलेय का मोल अंश निकालना है, तो विलेय का मोल अंश को x से प्रदर्शित करते हैं। x मोल अंश को स्मॉल x से प्रदर्शित करते हैं। तो विलेय का मोल अंश तो हम यहाँ लिख देंगे x विलेय, ब्रैकेट में हम विलेय लिख देंगे नीचे को। तो विलेय का मोल अंश बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या, यानी कि स्मॉल x, यहाँ ब्रैकेट में हम विलेय लिखेंगे, स्मॉल x बराबर स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, क्योंकि विलेय का मोल अंश बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n अपॉन कुल मोलों की संख्या विलेय प्लस विलायक स्मॉल n प्लस कैपिटल N। x विलेय बराबर स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये हो गया विलेय का मोल अंश। इसी तरह से हम विलायक का मोल अंश निकाल लेंगे। विलायक का मोल अंश इसे हम लिखेंगे x विलायक, ये बराबर होगा विलायक के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। अब विलायक तो यहाँ पर हो जाएगा x विलायक बराबर कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। कैपिटल N है विलायक के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या हो गई है। तो x विलायक बराबर कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, मीन्स विलायक के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या, ये हो गया विलायक का मोल अंश। तो ये इसे हम मोल अंश कहते हैं। इस तरह से हम विलेय या विलायक का मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इस पर एक क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। 92 ग्राम एथेनॉल का नाम इथाइल अल्कोहल भी है, इथाइल अल्कोहल भी सही है ये। 92 ग्राम एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इसे ब्रैकेट में कर लीजिए, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल C2H5OH तथा 72 ग्राम जल के विलयन में C2H5OH और जल का मोल अंश क्या होगा? मतलब 92 ग्राम एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, ये गलत काट रखा है, ये इथाइल अल्कोहल भी इसको कहते हैं, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। 92 ग्राम तो एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, तथा 72 ग्राम जल के विलयन में, एक विलयन है जिसमें 92 ग्राम एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल और 72 ग्राम है जल, इसमें इथाइल अल्कोहल, ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, और जल का मोल अंश क्या होगा? इथाइल अल्कोहल, ये इसका नाम है, और जल का मोल अंश क्या होगा? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास में
92 ग्राम एथेनॉल और 72 ग्राम जल का विलयन है। तो इसमें हमें इथाइल अल्कोहल और जल का मोलंस ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मोलंस ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, मोलों की संख्या। तो पहले हम एथेनॉल और जल के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, उससे फिर हम कुल मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे और उससे फिर हम मोलंस ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एथेनॉल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। अब एथेनॉल का द्रव्यमान तो 92 है और एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, हम अणुभार से निकाल लेंगे। एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है। तो कार्बन के 2 परमाणु 12 दूनी 24, हाइड्रोजन के 6, 5 और 1 6, 6 एकम 6, ऑक्सीजन के 16। तो ये आगे 24 + 6 + 16 बराबर 46। तो एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान हो गया 46 ग्राम। तो यहाँ पर 92/46 हो गया, 46 से 92 को काट दिया तो 2 आ गया, 46 दूनी 92, 2 मोल आ गया ये। ठीक है, इसी तरह से हम जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। जल के मोलों की संख्या बराबर जल का द्रव्यमान बटे जल का मोलर द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान 72 ग्राम दे रखा है और जल का मोलर द्रव्यमान आप जानते हैं 18 होता है। अगर हम इसका अणुभार निकालें 2 + 16 बराबर 18, तो ये हो गया 72/18, 18 चौक 72, ये 4 आ गया। तो कुल मोलों की संख्या निकालने के लिए इनको जोड़ दिया, एथेनॉल और जल के मोलों की संख्या को 2 + 4 बराबर 6, 6 मोल आ गए, कुल मोलों की संख्या आ गई 6। तो अब हम यहाँ पर एथेनॉल का मोलंस निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे हम एक्स एथेनॉल, ये एक्स थोड़ा ऐसे लिखेंगे, एक्स एथेनॉल मतलब एक्स माने मोलंस। एथेनॉल का मोलंस, एथेनॉल का मोलंस क्या होगा, एथेनॉल के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। आप लिख सकते हैं स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो एथेनॉल के मोलों की संख्या 2 है, कुल मोलों की संख्या 6 आ गया 1/3। तो ये आ जाएगा 0.33 इसका आंसर। इसी तरह से फिर हम जल का मोलंस निकाल लेंगे, XH2O जल का मोलंस। इसको भी ऐसे लिखेंगे, ये है ना एक्स एथेनॉल, एथेनॉल का मोलंस, और ये XH2O जल का मोलंस। ये हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। कैपिटल एन जल के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या 4 है, कुल मोलों की संख्या 6 होगा 2/3 और ये भाग देगा आ जाएगा 0.66। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्मूले में हमने एथेनॉल और जल दोनों का मोलंस ज्ञात कर लिया। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। अगर हम एथेनॉल का मोलंस निकाल रहे तो एथेनॉल के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। यदि हम जल का मोलंस निकाल रहे हैं तो जल के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। इससे हम इसको कर सकते हैं। बहुत आसान है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अधिकतर इस पर क्वेश्चन आता है। अब इसमें हमारा आखिरी टॉपिक है नॉर्मलता। इस यूनिट का ये आखिरी टॉपिक है हमारा नॉर्मलता। नॉर्मलता, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें तुल्यांकी भार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए इधर बुक में भी देख लीजिए, साइड बुक है, दिनेश प्रकाशन की साइड बुक है ये मेरे पास में। ये 11th की दिनेश प्रकाशन की साइड बुक है, ये काफ़ी पहली है ये। तो ये आखिरी टॉपिक है हमारा नॉर्मलता। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं और इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मलता जो होती है ये 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है। 1 लीटर विलयन में घुलित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलय का द्रव्यमान बटे विलय का तुल्यांकी भार। ठीक है, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का तुल्यांकी भार।
तो नॉर्मलता को पढ़ने से पहले हमें तुल्यांक की भार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तुल्यांक की भार, इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांक की द्रव्यमान इसे कहते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अब तुल्यांक की भार। तुल्यांक की भार को कहते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, EQUI, ये स्पेलिंग यहाँ थोड़ा गलत हो रही है, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट वेट। इक्वल होता है ना शब्द, इक्वल से बना है इक्विवेलेंट, इक्वल से बना है इक्विवेलेंट, दो समान पदार्थ की मात्रा, मतलब दो पदार्थों की समान मात्रा। तो इक्वल माने समान होता है, तो उससे बना है तुल्यांक की भार, समान भार, इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, WEIGHT। और इक्विवेलेंट वेट को इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल E। तुल्यांक की भार को कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। तो तुल्यांक की भार क्या होता है? किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो दूसरे पदार्थ की एक निश्चित मात्रा से संयोग करती है, उसे तुल्यांक की भार कहते हैं। किसी पदार्थ की एक निश्चित मात्रा, किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो दूसरे पदार्थ की एक निश्चित मात्रा से संयोग करती है, तुल्यांक की भार कहलाती है। जैसे आप जल को लीजिए, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O होता है। आप जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 2 परमाणुओं का भार 2 हो गया। ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ अनुपात आ गया 2:16। इसे सरल कर लिया, ये हो गया 1:8। तो इससे हमें ये पता चल रहा कि जल के एक अणु में ऑक्सीजन का 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 1 ग्राम हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट है। इससे तो ये पता चल रहा है ना, हमें ये पता चल रहा है यहाँ पर कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है, अगर हम इसका सरल अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम हाइड्रोजन के बराबर है। तो ऑक्सीजन का तुल्यांक की भार क्या हो गया? 8, क्योंकि 8 ग्राम ऑक्सीजन 1 ग्राम हाइड्रोजन से संयोग कर रही है, तो ऑक्सीजन का तुल्यांक की भार हो गया 8 और हाइड्रोजन का हो गया 1। इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। यहाँ हम समान मात्राएं ज्ञात करते हैं, वह समान मात्रा जो आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करती हैं, वही तुल्यांक की भार है। किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो किसी दूसरे पदार्थ की एक निश्चित मात्रा से संयोग करती है, तुल्यांक की भार कहलाती है। जैसे आपने इसमें देखा, जल के एक अणु में इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग कर रही है, या आप इसको सरल कर लें तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग कर रही है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ऑक्सीजन का तुल्यांक की भार 8 हो गया और हाइड्रोजन का तुल्यांक की भार हो गया 1। अब हम यहाँ पर अलग अलग पदार्थों का तुल्यांक की भार ज्ञात करेंगे। अलग अलग किसी एक ही पदार्थ का अलग अलग माध्यम में तुल्यांक की भार अलग अलग हो सकता है। किसी एक ही पदार्थ का अलग अलग माध्यम में तुल्यांक की भार अलग अलग हो सकता है। जैसे आप देखिए, सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं अम्ल का तुल्यांक की भार। तो अम्ल का तुल्यांक की भार बराबर होता है अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता, या अम्ल का मोलर द्रव्यमान लिख सकते हैं आप यहाँ पर। अणुभार की जगह आप लिख सकते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, अम्ल का मोलर द्रव्यमान बटे अम्ल की क्षारकता। अब अम्ल की क्षारकता क्या होती है? बेसिडिटी। बेसिडिटी, ये जो है ना यहाँ पे बेसिडिटी, ये डी होगा, DI, और ये कुछ नहीं है, DITY, बेसिडिटी। तो किसी अम्ल की क्षारकता क्या होती है? किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन आयनों की संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती है। किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन आयनों की संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती है। विस्थापनीय का अर्थ क्या है कि कोई अम्ल जलीय विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। कोई अम्ल जलीय विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहा है या कितने हाइड्रोजन आयन विस्थापित कर रहा, वह संख्या उसकी क्षारकता कहलाएगी। अब HCl है, जब हम HCl को किसी विलायक में घोलते हैं, टूट जाता है H+ और Cl- में, तो HCl 1 हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहा है जलीय विलयन में, तो उसकी क्षारकता कितनी हो गई? 1। ऐसे HNO3 है,
जब हम HNO3 को किसी विलायक में घोलेंगे तो ये टूटेगा H+ और NO3- में, तो ये भी एक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहा है, इसकी क्षारकता भी एक हो गई। ऐसे ही H2SO4 है। H2SO4 का इसके दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जब ये आंशिक आयनित होता है, आंशिक आयनित, जब ये आंशिक आयनित होता है तब ये जलीय विलयन में एक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और साथ में बनाता है HSO4-, तो इसकी क्षारकता एक हो गई। ठीक है। और लेकिन जब ये जलीय विलयन में पूर्ण आयनित होता है तब ये दोनों हाइड्रोजन आयन इसके अलग हो जाते हैं, 2H+ SO4 2-। तो अब यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो इसकी क्षारकता 2 हो गई। ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी पदार्थ अम्ल जलीय विलयन में जितने हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है उसकी क्षारकता उतनी ही होती है। लेकिन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसमें छूटा हुआ है शायद, जैसे आप एक और इसमें जोड़ लीजिएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये इसका A हो गया और ये इसका B हो गया, है ना। एक इसमें यहाँ लिख लीजिए आप ऊपर, एक और है CH3COOH, एक दुर्बल अम्ल है। जब इसे किसी विलायक में घोलते हैं तो ये टूटता है H+ CH3COO- में, तो इसकी क्षारकता हो गई 1। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी अम्ल में जितने H आयन होंगे वो सारे अलग हो जाएंगे उससे। अब CH3COOH में 4 H हैं लेकिन ये उत्पन्न केवल एक ही करता है, तो इसकी क्षारकता हो गई 1, इसलिए इसे दुर्बल अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है जबकि इसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो इसकी क्षारकता क्या होती है? एक दुर्बल अम्ल और कार्बनिक अम्ल है। तो अब आप ये यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, H2SO4 तथा CH3COOH का तुल्यांकी भार ज्ञात करो। H2SO4 और CH3COOH का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का पहले मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? हाइड्रोजन का 1, 2 गुना 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 चौका 64, तो ये हो गया 2 + 32 + 64, ये आ गया 98U। ये U है, आप जानते हैं, ये इधर नहीं होता है, इसमें ऐसे होता है U, आप जानते हैं U, या इसे हम कहते हैं AMU, यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। सूक्ष्म कणों का द्रव्यमान AMU में व्यक्त किया जाता है, इसको U या AMU कहते हैं, यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट। तो ये U है, ये कुछ नहीं है इधर। और आपने भी देखा पूर्ण आयनन पर H2SO4 की क्षारकता 2 होती है, तो H2SO4 का तुल्यांकी भार हो गया 98/2 और ये हो गया 49। ठीक है। इसी तरह एसिटिक एसिड का तुल्यांकी भार हमने ज्ञात किया। एसिटिक एसिड का हमने मोलर द्रव्यमान ज्ञात करा CH3COOH, तो ये हो गया कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 3 गुना 1, कार्बन का फिर 12, फिर ऑक्सीजन का 16, दूसरे ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये हो गया 12 + 3 + 12 + 16 + 16 + 1, ये आ गया 60। इसे भी आप U कहेंगे, ये U है, इसको लिखो आप इस तरह से U, स्मॉल U। एसिटिक एसिड की क्षारकता 1 होती है, अभी मैंने आपको बताया। इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा 60/1 = 60। तुल्यांकी भार का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये एक अनुपात है। इसके बाद देखिए आप दूसरा क्षार का तुल्यांकी भार। क्षार का तुल्यांकी भार क्या होता है? क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षार का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, मोलर अणुभार लिख सकते हैं, मोलर द्रव्यमान अपॉन क्षार की अम्लता। ठीक है। क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षार का मोलर द्रव्यमान बटे क्षार की अम्लता। अब अम्लता क्या होती है? किसी क्षार में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या, या हाइड्रोक्सिल आयन भी लिख सकते हैं आप।
किसी क्षार में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्साइड आयनों या हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या क्षार की अम्लता कहलाती है। क्षार की अम्लता कहलाती है। तो जैसे ये क्षार है NaOH, जब इसे किसी विलायक में घोलते हैं टूटता है Na++OH- में, तो NaOH ने एक हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न किया, इसकी अम्लता हो गई 1। KOH ने भी एक हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न किया, इसकी अम्लता भी हो गई 1। NH4OH टूटेगा NH4++OH- में, इसने भी एक हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न किया, इसकी अम्लता भी हो गई 1। इसी तरह से आप अगला देखिए CaOH का होल ट्वाइस, ये जो है ये टूटता है Ca2++2OH- में, इसने 2 हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न किए, इसकी अम्लता हो गई 2। ठीक है, तो अब देखिए आपको यहाँ पर NaOH तथा CaOH का होल ट्वाइस का तुल्यांक की भार ज्ञात करो। बिल्कुल आसान। NaOH का अणुभार ज्ञात कर लिया, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये आ गया 40 U आ गया। ये इसको आप ऐसे बनाएंगे U को। इसी तरह से NaOH की अम्लता 1 है, तो NaOH का तुल्यांक की भार होगा 40/1 बराबर 40। ऐसे ही CaOH का होल ट्वाइस का अणुभार, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 2 है, हाइड्रोजन का 2, तो ये आ गया 74U। इस तरह लिखेंगे इसको। और ये CaOH के होल ट्वाइस की अम्लता है 2, तो CaOH का होल ट्वाइस का तुल्यांक की भार होगा 74/2, तो ये आ गया 37। इस तरह से आप ज्ञात कर लेंगे, बिल्कुल आसान। इसके बाद अगला देखिए आप लवण का तुल्यांक की भार। लवण का तुल्यांक की भार, लवण का तुल्यांक की भार बराबर क्या होता है, वही लवण का अणुभार या मोलर द्रव्यमान बटे धनायन की संयोजकता। अणुभार की जगह आप यहाँ लिख सकते हैं मोलर द्रव्यमान। लवण का अणुभार या मोलर द्रव्यमान बटे धनायन की संयोजकता। जैसे NaCl एक लवण है, NaCl का तुल्यांक की भार आपको ज्ञात करना। तो NaCl को जब किसी विलायक में घोलते हैं टूटता है Na++Cl- में, तो NaCl का अणुभार क्या होता है, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, 58.5 U। इसमें गलत लिखा है, U होता है ये। ठीक है, 58.5 U हो गया। और इसमें जो धनायनिक संयोजकता 1, तो तुल्यांक की भार हो गया 58.5/1, ये हो गया बराबर 58.5। तुल्यांक की भार आ गया इसका, क्योंकि धनायनिक संयोजकता 1 है। इसी तरह अगला है आयन का तुल्यांक की भार। आयन का तुल्यांक की भार होता है आयन का सूत्र भार बटे आयन की संयोजकता। मतलब आयन का जो सूत्र है उसके अकॉर्डिंग जो सूत्र भार भी ऐसे होता है, जैसे मोलर द्रव्यमान या हम अणुभार ज्ञात करते हैं, वैसे ही सूत्र का जो भार होता है और उसकी संयोजकता। जैसे ये सल्फेट आयन है SO4 2-, ये SO4 2- है, और यह है NH4+ का तुल्यांक की भार ज्ञात करो। SO4 2- का सूत्र भार क्या होगा, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 चौका 64, 96 U। ये U है, इसमें गलत लिखा हुआ, ये म्यू बना रखा है इसने। ऐसे ही सल्फेट आयन की संयोजकता कितनी होगी, 2, क्योंकि इस पर 2 ऋण आवेश हैं। तो तुल्यांक की भार बराबर क्या होगा, 96/2, और ये होगा 48। इसी तरह NH4+ का सूत्र भार, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, 4 का कितना हो गया 4, 18U हो गया ये। और तो NH4+ की संयोजकता कितनी हो गई 1, तो तुल्यांक की भार क्या होगा 18/1, यानी कि 18 आ गया। इसी तरह से आप तत्व का तुल्यांक की भार ज्ञात करेंगे। तत्व का तुल्यांक की भार बराबर होगा तत्व का परमाणु भार बटे तत्व की संयोजकता, क्योंकि तत्व का तो परमाणु भार लेंगे, और परमाणु भार बराबर क्या होता है, तुल्यांक की भार गुणा संयोजकता। ये फॉर्मूला भी होता है, परमाणु भार बराबर तुल्यांक की भार गुणा संयोजकता। जैसे सोडियम का तुल्यांक की भार क्या होगा, सोडियम का परमाणु भार क्या है 23 U। ये गलत बना रखा, U को ऐसे बनाएंगे आप, 23 U। संयोजकता कितनी है, सोडियम की 1। सोडियम परमाणु की जो संयोजकता होती है 1 होती है, क्योंकि इसके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। आप जानते हैं तत्व की संयोजकता उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ज्ञात करी जाती है। तुल्यांक की भार होगा 23/1, यानी कि 23 आ गया। तो ये हमने तुल्यांक की भार पढ़ा। इसी से संबंधित हम पढ़ेंगे नॉर्मलता। ये नॉर्मलता यहाँ इसने गलत लिखा है, इसको ऐसे लिखते हैं नॉर्मलता को, नॉर्मैलिटी, और इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, नॉर्मैलिटी। ठीक है, तो नॉर्मैलिटी क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की
संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय या पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, तो नॉर्मलता बराबर होगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। नॉर्मलता को से ठीक लिख लेना भाई। नॉर्मलता बराबर होगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांक की भार। विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांक की भार। तो नॉर्मलता बराबर हो गया यहाँ पर, ये खाली चंद्र बिंदु है। नॉर्मलता बराबर हो गया, मतलब ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह हमने ये लिख लिया विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांक की भार। तो नॉर्मलता बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w, विलायक का तुल्यांक की भार कैपिटल E इंटू विलयन का आयतन V लीटर में। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मलता बराबर W अपॉन E इंटू V लीटर में। ये नॉर्मलता है। ठीक है, तो ये आप इसको लिख सकते हैं W बराबर N इंटू E इंटू V लीटर में। और इसका मात्रक होता है नॉर्मलता का ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक की नहीं, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, तो नॉर्मलता बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांक की भार गुणा आयतन लीटर में। तो ये न्यूमेरिकल देखिए आप, एक बहुत आसान सा ही है। 200 ml विलयन में घुले 0.74 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड युक्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड युक्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो आयतन तो दे रखा 200 ml, इसे लीटर में चेंज कर ले, हो गया 200 बटे 1000। और द्रव्यमान दे रखा 0.74 और कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड है भाई ये, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड युक्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयतन दे रखा 200 ml, इसे लीटर में चेंज किया 200 बटे 1000। द्रव्यमान दे रखा 0.74 ग्राम। नॉर्मलता में ज्ञात करनी, पहले हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांक की भार ज्ञात करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये एक क्षार है, इसका तुल्यांक की भार होगा इसका मोलर द्रव्यमान बटे इसकी अम्लता। मोलर द्रव्यमान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है 74, अभी आपने ज्ञात किया था। कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 प्लस हाइड्रोजन का 2 और ये आ गया बराबर 74। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता है 2, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोक्सिल आयन है। तुल्यांक की भार आ गया इसका 37। तो नॉर्मलता बराबर क्या है? W अपॉन E इंटू V। तो N बराबर हो गया, W है 0.74, E है 37 और V है 200 बटे 1000। 1000 चला गया ऊपर से, सोल्व कर लेंगे। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ नीचे 2 जीरो बढ़ा दी, तो ये हो गया 37 दूनी 74, यहाँ 2 आ गया और ये जीरो सब कट गई, 2 से ये 20 कट गया, 1/10 आ गया। ये 1/10 यहाँ से हम लिखेंगे 0.1 नॉर्मल, या हम इसे n/10 भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 0.1 नॉर्मल या n/10, ठीक है ना। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 n ना लिख करके ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब या तो n लिखेंगे या ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर लिखेंगे। तो इस तरह से ये पहली यूनिट आपकी पूरी हो गई है। इसके सारे टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। वीडियो देखकर आप इन्हें सबको अच्छे से समझ लें, अपनी कॉपी में लिख करके इनको याद कर लें। अब आप इसमें NCERT के क्वेश्चन देखिए। चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं, मेरे पास ये दिनेश प्रकाशन की साइड बुक है और इसमें ये NCERT का सॉल्यूशन दिया हुआ है। सभी साइड बुक में NCERT का सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि आप कॉपी में से ही नकल करके लिख लेंगे। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप हेल्प ले लें लेकिन क्वेश्चन करें खुद अपने आप। जैसे ये लिखा हुआ देखो, NCERT पाठ्य पुस्तक की समस्याओं का संपूर्ण हल। ये वो है जो आपकी 11th की जो बुक है, ये मेरे पास में NCERT की बुक है, आपने ले ली होगी। मैंने कहा था आप लोगों को ये आप खरीद लें, ये किताब आप खरीद लें, रसायन विज्ञान भाग 1, इस पर कवर चढ़ा हुआ है। NCERT की बुक है ये। तो इसमें जो पहला चैप्टर था रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं,
ये पूरा हो गया हमारा। और इसमें जो ये अभ्यास के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये देखो, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं अभ्यास के पीछे, ये इसमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं 36 तक। लेकिन इसमें से मैं जो क्वेश्चन कुछ अजीब से हैं वो आपको नहीं कहूँगी करने के लिए, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कहूँगी आप करें उनको, क्योंकि या तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो आप सारे ही कर लो, लेकिन जो नहीं है थोड़ा कुछ अलग टाइप के उनको हम छोड़ देंगे। जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू और एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो आपको बता देंगे करने के लिए क्वेश्चन, उनको आप कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आप ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 10 11 12 15 16 18 19 20 21 22 ये आप इसमें कर लेंगे 25 27 और 28 30 31 33 इनको आप कर लेंगे 33 तक। 34 भी आप कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन देखो इसमें दे रखा है बुक में, मैं आपको ये सॉल्यूशन भी भेज दूंगी, अभी व्हाट्सअप कर दूंगी इसे। लेकिन आप अपने पास में एनसीईआरटी की बुक खरीद लें, दोनों पार्ट फर्स्ट और सेकंड, और साइड बुक अवश्य खरीदें। या तो आप दिनेश प्रकाशन की साइड बुक खरीद लें जो मेरे पास है, या आप फिर अगर ये बुक नहीं मिलती, यहाँ मिल जाएगी वैसे अगर आप मंगाएं, नहीं तो फिर आप साइंस पब्लिकेशन की साइड बुक ज़रूर ले लें, साइड बुक ज़रूर लें आप। और जैसे ये यूनिट 1 पूरी हो गई है आपकी, तो एक तो आपने थ्योरी की कॉपी बना ली होगी, उसमें आप इसको करिए जो मैंने आपको पढ़ाया, जो टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल है वो उसमें करिए थ्योरी वाली कॉपी में। लेकिन जो एक कॉपी आप न्यूमेरिकल की बनाएंगे उसमें आप जो ये एनसीईआरटी के जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं इनको आप करेंगे। न्यूमेरिकल की कॉपी आप अलग बनाएंगे, उसमें आप जो चैप्टर के पीछे के जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको आप लिखेंगे, उनको करेंगे आप। ठीक है ना। तो देखिए जैसे ये पहला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित कारण द्रव्यमान ज्ञात करिए, इसको आप कर सकते हैं। फिर ये है सोडियम, दूसरा सोडियम सल्फेट के विभिन्न तत्वों की द्रव्यमान प्रतिशतता, इसको भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। फिर ये क्वेश्चन 3 आयरन के एक ऑक्साइड के मूलानुपात सूत्र का निर्धारण कीजिए, मैंने आपको कराया ये क्वेश्चन भी। ऐसे ही आप ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की गणना कीजिए जब 1 मोल कार्बन वायु में जलता है। मतलब आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की गणना करनी है। तो मान लो 1 मोल कार्बन वायु में जल रहा, C+O2 = CO2, तो यहाँ कार्बन 1 मोल है, ऑक्सीजन भी 1 मोल है और 1 मोल CO2 बन रही। कार्बन का 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है? 12 के। ऑक्सीजन का 1 मोल कितने ग्राम के बराबर? 32 के। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 44। यानी कि अगर जब हम 1 मोल कार्बन को वायु में जलाएंगे तो 44 ग्राम CO2 बनेगी, ये बन गई। दूसरा इन्होंने पूछा 1 मोल कार्बन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन में जलता है, तो 1 मोल कार्बन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन में जलता है। 1 मोल कार्बन द्वारा बना CO2 बराबर हो गया, यहाँ पे 1 मोल कार्बन द्वारा बना CO2 बराबर 1 मोल, ये तो 44 ग्राम हो गया। दूसरा क्या पूछा इन्होंने, जब 1 मोल कार्बन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन में जलता है, मतलब 1 मोल कार्बन के लिए आवश्यक डाइऑक्सीजन तो है 32 ग्राम। 32 ग्राम है ना, यहाँ तो देखो इसमें फॉर्मूले में दे रखा है, ये जो है ये 1 मोल कार्बन ही तो है। 1 मोल कार्बन को जलाने के लिए तो 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत हो रही। तो उपलब्ध डाई ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना दिया उन्होंने? 16 ग्राम, यानी कि आधा मोल। तो इसका अर्थ ये हुआ कि डाई ऑक्सीजन सीमित मात्रा में है या यह सीमाकारी अभिकर्मक है। तो निर्मित CO2 का द्रव्यमान भी तो आधा हो जाएगा, 1/2 मोल होगा, 22 ग्राम। इसको बल्कि आप और आसान कर सकते हैं, इसमें आप कर सकते हैं कि 32 ग्राम O2 द्वारा उत्पन्न CO2 44 ग्राम, तो 16 के द्वारा कितनी? 22 आ जाएगा ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। दूसरा कहा इन्होंने 2 मोल कार्बन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन में जलता है। जब 2 मोल कार्बन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन में जलता है, भाई 1 मोल कार्बन तो 32 ग्राम में जल रहा, अब इन्होंने 2 मोल कर दिया। ठीक है,
जब 2 मोल कार्बन 16 ग्राम डाइऑक्सीजन में जलता है तो कितना CO2 आपको प्राप्त होगा। तो सीधी सी बात है, 1 मोल कार्बन के दहन के लिए आवश्यक O2 32, तो 2 के लिए कितना होगा, दुगुना 64 हो जाएगा। इसको आप बहुत आसानी से, इसको आप सरल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मोल कार्बन के दहन के लिए आवश्यक O2 32 ग्राम, तो 2 मोल के लिए हो गया दुगुना 64 ग्राम। तो उपलब्ध डाइऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया, 16 ग्राम, यानी कि आधा मोल। तो इससे पता चल रहा कि CO2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आधा मोल, यानी कि 22 ग्राम। क्योंकि हमें CO2 की मात्रा ज्ञात करनी है यहाँ, तो इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसको और आसान बना सकते हैं आप सवाल को। जैसे ये फॉर्मूला है आपका, कि 32 ग्राम O2 द्वारा 1 मोल कार्बन के दहन पर उत्पन्न CO2 तो 44 ग्राम है। तो 16 ग्राम O2 द्वारा 2 मोल कार्बन के दहन पर उत्पन्न CO2 कितनी होगी, इससे आप कर लेंगे, इसको आसान हो जाएगा, ये आधा आएगा। ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन 5 है ये, इसमें द्रव्यमान की गणना करनी है, मोलरता से बिल्कुल आसान है। ऐसे ही ये है, उस नमूने में नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता की मोल प्रति लीटर में गणना की जिसका घनत्व इतना है 1.41 ग्राम प्रति लीटर है, और नाइट्रिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता 69% है। अब द्रव्यमान प्रतिशतता 69 का अर्थ है कि 100 ग्राम विलेन में 69 ग्राम HNO3 घुला है, तो विलेन का द्रव्यमान तो 100 ग्राम हो गया, और घनत्व दे रखा आपको 1.41 ग्राम प्रति लीटर, और आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व, आयतन निकाल लेंगे, इससे ये आयतन आ गया। ठीक है ना, ये आ गया आयतन। और फिर HNO3 की प्रति मोल प्रति लीटर में सांद्रता का आशय है मोलरता, तो मोलरता निकाल लेंगे, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान अपॉन आयतन लीटर में, द्रव्यमान 69 होगा, मोलर द्रव्यमान इतना हो गया, लीटर आयतन इतना हो गया। बस ये हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही ये है, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कितना कॉपर, इसको भी आप कर लेंगे, आसान है क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन 10, एथेन के 3 मोलों में निम्नलिखित की गणना कीजिए। मोल कंसेप्ट पर आधारित है। एथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। एथेन के 3 मोलों में निम्नलिखित की गणना करनी है। आपके पास में एथेन के 3 मोल हैं, तो कार्बन के मोलों की संख्या, अब 1 मोल कार्बन में, 1 मोल एथेन में कार्बन के मोल हैं 2। देखो जैसे ये 1 मोल एथेन है, इसमें 2 मोल कार्बन है और 6 मोल है हाइड्रोजन, C2H6 है ना। एथेन के एक अणु में 2 मोल कार्बन और 6 मोल हाइड्रोजन है। तो इन्होंने क्या कहा, 3 मोल में निम्नलिखित की गणना, कार्बन के मोलों की संख्या। तो 1 मोल एथेन में कार्बन के मोल बराबर 2, तो 3 में कितने, 6 हो गए, 2 गुना 3। ऐसे ही हाइड्रोजन के मोलों की संख्या, 1 मोल एथेन में हाइड्रोजन के मोल बराबर 6, तो 3 में कितने हो गए, 18। ऐसे एथेन के अणुओं की संख्या, तो 1 मोल एथेन में अणु अवोगाद्रो संख्या के बराबर, तो 3 में कितने, 3 से गुणा करती है। बिल्कुल आसान सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आगे देखिए आप, मोल प्रति लीटर में चीनी की सांद्रता क्या है, जिसके 20 ग्राम को पर्याप्त जल में घोलकर आयतन, अंतिम आयतन 2 लीटर कर लिया जाए। मोलरता निकाल लीजिए। अगला भी ऐसे, यदि मेथेनॉल का घनत्व इतना है तो इसके इतने मोलर विलेन के इतने लीटर बनाने में इसका आयतन कितना होगा, ये भी निकल जाएगा मोलरता से। द्रव्यमान की गणना कर लीजिए पहले तो, ये मोलर द्रव्यमान हो गया, मोलरता हो गई, आयतन इतना हो गया। मोलरता से आपने पदार्थ की मात्रा निकाल ली, आसान है ये क्वेश्चन, आप दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। इसी तरह से ये है, द्रव्यमान का सही मात्रा किलोग्राम को निम्नलिखित पूर्व लवणों को उनके अवयवों में सम्मिलित कीजिए। नैनो का अर्थ होता है, ये नैनो मतलब 10⁹, माइक्रो मैंने 10⁶, अट्टो मैंने 10⁸, डेका मैंने 10⁸1, जीगा मैंने 10⁹9, एक्सा मैंने 10⁸18। इसमें एक टेबल छूट गई मेरे से आपको पढ़ानी। देखिए आपकी NCERT की बुक में है ये टेबल, ये आंकिक पूर्व लग्न होते हैं। इस टेबल को आप अपनी NCERT की बुक में से कॉपी में बना लेंगे। ये मेरे ध्यान नहीं रही उस समय बतानी स्टार्टिंग में। जैसे ये पूर्व लग्न है,
जैसे 10⁻⁻24 योक्टो, इसे वाई से प्रदर्शित करते हैं। 10⁻20⁻21 जेप्टो जेड। 10⁻18 एटो ए। 10⁻15 फेमटो एफ। 10⁻12 पिको पी। पिको बहुत आता है कैलकुलेशन में केमिस्ट्री की, क्योंकि जितनी भी सूक्ष्म दूरियां होती हैं पिकोमीटर में ज्ञात करी जाती है। परमाणु त्रिज्या या दो परमाणुओं के बीच की दूरी इतने पिकोमीटर है। 10⁻12 10⁻12 बराबर पिकोमीटर। एक पिकोमीटर 10⁻12 के बराबर होता है। पी से प्रदर्शित करते हैं। 10⁻9 बराबर नैनो एन। 10⁻6 माइक्रो म्यू। ये म्यू है, इसे म्यू कहते हैं। म्यू म्यू इसमें छोटा यू जो होता है ना, इधर भी डंडा बना देते हैं। 10⁻3 मिली एम। 10⁻2 सेंटी सी। 10⁻1 डेसी डी। अब उसमें चले धनात्मक में 10 डेका डी ए। 10⁻2 हेक्टो एच। 10⁻3 किलो के। 10⁻6 मेगा एम। 10⁻9 गीगा जी। 10⁻12 टेरा टी। 10⁻15 पेटा पी। 10⁻18 एक्सा ई। 10⁻21 जेटा जेड। 10⁻24 योटो वाई। तो ये टेबल आप जो है बना लेंगे अपनी कॉपी में भी, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको जब आयतन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो आयतन, जो रसायन प्रयोगशाला में जो उपकरण यूज होते हैं उनका भी एक निश्चित आयतन होता है। जैसे ये ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट 50 मिलीलीटर का। ये पिपेट होता है, ये इसे जो है मीजरिंग फ्लास्क कहते हैं। 1 लीटर का या आधा लीटर के ही होते हैं। इसे हम कहते हैं मापन फ्लास्क, मीजरिंग फ्लास्क कहते हैं इसको भी। ये तो मीजरिंग सिलेंडर है, सॉरी, ये मीजरिंग सिलेंडर। और इसे हम आयतन मापी फ्लास्क या मीजरिंग फ्लास्क कहते हैं, लंबी गर्दन वाला होता है। ये सब हमारी लैब में है केमिस्ट्री की। जब हम इंटर में आपको टाइट्रेशन कराएंगे तब दिखाएंगे इनको। तो इस तरह से ये उपकरण यूज़ होते हैं केमिस्ट्री लैब में, ब्यूरेट, पिपेट, मेजरिंग सिलेंडर और मेजरिंग फ्लास्क, ठीक है। थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो ये उसी पे आधारित है ये क्वेश्चन ना, इसमें करना है। ऐसे ही ये वैज्ञानिक संकेतन में चेंज कर लेंगे आप इसको। क्वेश्चन 16 को 18 ये सब बता दे। वैज्ञानिक संकेतन, सार्थक अंक, सार्थक अंक, ये है ना। निम्न को 3 सार्थक अंक, तो ये भी मैंने करा दिया शायद। और इसी तरह ये जब डाई नाइट्रोजन को डाई ऑक्सीजन में आपस में बिखरा करके भिन्न यौगिक बनता है तो निम्न आंकड़े, ये ऐसे कर लेंगे, इसको देख लेंगे आप। इनको भरना है। तो जैसे ये है ना नाइट्रोजन, अच्छा ये तो अब हट गया, ये रासायनिक संयोग के नियम हट गए। ऐसे ही ये मोलन्स पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 29 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको कर लेंगे आप। जल में एथेनॉल के एक विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें एथेनॉल का मोलन्स 0.04 है। तो एथेनॉल में मोलन्स को इस प्रकार दिया जा सकता है, मान लो ये XB है ना। एथेनॉल के मोलों की संख्या 1 कुल मोलों की संख्या, NB एथेनॉल के मोलों की संख्या, NH जल के मोलों की संख्या है। तो उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब एथेनॉल का मोलन्स है 0.04 जो आपको दे रखा। तो आप इससे जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, है ना। ये फॉर्मूला है ना, जो इससे Na का मान निकाल लिया हमने। जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या निकाल ली इससे हमने, जल के मोलों की संख्या। ये इस तरह से इसको करेंगे आप, ठीक है। ये सॉरी Na है ना, ये जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, जल का द्रव्यमान बटे जल का मोल द्रव्यमान। तो इन्होंने जो मोलरता होती है प्रति लीटर में ज्ञात की जाती है। तो 1 लीटर जल का द्रव्यमान कितना हो गया, 1 लीटर जल बराबर होगा 1000 ग्राम के। और जल का मोल द्रव्यमान होता है 18। तो जल के मोलों की संख्या आ गई 55.55 मोल। तो अब ये जो था ना यहाँ पे एथेनॉल का मोलन्स तो है 0.04, अब इक्वल टू एथेनॉल के मोलों की संख्या हमारे पास है नहीं, जल के मोलों की संख्या 55.55 होगी। NB का मान निकाल लेंगे यहाँ से। ये NB का मान निकाल लिया हमने। NB आ गई यहाँ पर एथेनॉल के मोलों की संख्या, ठीक है। तो विलेन की मोललता ये प्रति लीटर है 2.31 मोलल आ गया ये। ऐसे ही एक कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में क्या होगा। तो इतने परमाणुओं का द्रव्यमान तो
12 ग्राम है। एक कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान पूछा ना इन्होंने ग्राम में, तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु का द्रव्यमान तो 12 ग्राम है, तो एक का कितना होगा इसे कर लेंगे आप। ऐसे एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलियम के 52 मोल, हीलियम के 52 परमाणु द्रव्यमान इकाई, हीलियम के 52 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या गणना कीजिए। तो हीलियम के 52 मोल, हीलियम के 1 मोल में परमाणु इतने, तो 52 में कितने, 52 से गुना कर दी। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 4 AMU, तो 4 AMU में तो हीलियम के परमाणु 1 हैं, ठीक है। तो 12 AMU में हीलियम में कितने परमाणु होंगे, 1/4 गुना 12, 13 आ गए। हीलियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम हीलियम में परमाणु कितने, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, तो 52 ग्राम में कितने होंगे। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन है 36, 4 HCl प्लस MnO2 इक्वल टू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। ये एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन, या एस का मतलब सॉलिड, एक्वस जलीय विलयन, जी मैंने गैस, एल मैंने लिक्विड के अनुसार प्रयोगशाला में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 से जलीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करा के क्लोरीन बनाते हैं। 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ कितने ग्राम HCl अभिक्रिया करती है। तो इक्वेशन लिख लेंगे, बैलेंस इक्वेशन। तो एक बैलेंस इक्वेशन है 4 HCl प्लस MnO2 इक्वल टू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। तो यहाँ पर HCl का मोल द्रव्यमान आ रहा है 146 ग्राम, क्योंकि H का 1, Cl का 35.5, 4 से गुना कर दिया 146। MnO2 को आ रहा है 87, मैग्नीज का परमाणु भार होता है 55, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, तो ये आ गया 87। तो इससे पता चल रहा है कि 87 ग्राम MnO2 से अभिक्रिया करता है 146 ग्राम ऑक्सीजन HCl, ठीक है। तो 5 ग्राम से कितना करेगा, ये आ गया क्वेश्चन, आसान है ये भी। एक क्वेश्चन ये था इसमें, इसको आप देख लेंगे, ये भी मैंने टिक कराया था। एक वेल्डिंग ईंधन गैस में मात्र कार्बन और हाइड्रोजन है, इसका थोड़ा सा नमूना जलाने पर इतने ग्राम CO2 और इतने ग्राम जल बनता है जी, कोई अन्य उत्पादन नहीं बनता। इस वेल्डिंग गैस के 10 लीटर NTP, वही नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, आयतन का भार इतना ग्राम पाएगा, गणना कीजिए। मूलानुपात सूत्र, मोल द्रव्यमान और गैस का आणविक द्रव्यमान। तो पहले तो जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल दे रखा है, इनसे आप वो निकालेंगे। इस क्वेश्चन को आप अभी नहीं कर पाएंगे, इसे आप करेंगे यूनिट 12 के बाद। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये फॉर्मूले आप यूनिट 12 में पढ़ेंगे दोनों, ठीक है। इसको आप कर लेंगे। कार्बन की प्रतिशतता निकालने का फॉर्मूला होता है कार्बन का द्रव्यमान बटे ईंधन गैस का द्रव्यमान। ऐसे हाइड्रोजन की प्रतिशत निकालने का होता है हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटे ईंधन गैस का द्रव्यमान, ठीक है। तो कार्बन का द्रव्यमान इतना है, ईंधन गैस का द्रव्यमान इतना है, दे रखा आपको ये भी नहीं कर पाएंगे आप इसको, आप इंटर के बाकी तो फिर आप कर लेंगे जब परसेंटेज आ जाएगी ना ये निकल के। ये परसेंटेज आपने निकाल ली, कार्बन की प्रतिशतता और हाइड्रोजन की प्रतिशतता। ये परमाणु द्रव्यमान हो गया 12 और 1, ये इसका अनुपात निकाल लिया, इसे 12 और 1 से भाग दे दिया, फिर सरल अनुपात निकाल लिया, छोटी संख्या सबको भाग दे दिया, ये 1 1 आ गया। ईंधन गैस का मूलानुपात सूत्र आ गया CH। ईंधन गैस के आणविक द्रव्यमान की गणना कर लेंगे। 10 लीटर ईंधन गैस का NTP पर भार 11.6 है, तो 22.4 लीटर गैस का NTP कितना होगा, 11 को इससे 10 से भाग दे दिया, गुना 22.4, तो ये आ गया 25.98। ईंधन गैस का आणविक द्रव्यमान हो गया इतना U। तो आणविक सूत्र आपको पता है, मूलानुपात सूत्र द्रव्यमान है आपका 12 और 1 13 U, आणविक द्रव्यमान है 26 U। तो n का मान निकाल लेंगे, मैंने आपको समझाया था ये आणविक द्रव्यमान बटे मूलानुपात सूत्र भार 26 बटे 13 आ गया, 13 दूनी 26। तो आणविक सूत्र बराबर होगा n इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र को 2 से गुणा कर दिए, तो C2H2 आ गया, तो ये एसिटिलीन है। क्वेश्चन कर लेंगे इस तरह से। ये मैंने क्वेश्चन आपको सब बता दिए हैं। इन न्यूमेरिकल को आप न्यूमेरिकल वाली कॉपी में कर लेंगे अच्छे से समझ करके, और इस यूनिट को अच्छे से आप कॉपी में लिख करके याद कर लीजिए। धन्यवाद।